नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो री एग्ज़ाम होने वाला है हमारा 26 अगस्त को। उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कहानियों के हमने पहले 3 वीडियो देखे हैं और आज चौथा वीडियो बनने वाला है। इसमें लगभग कहानियाँ समाप्त हो जाएगी। इसमें हम देख रहे हैं सिर्फ कहानी के पात्र यो प्रमुख कथन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यह देख रहे हैं। मैंने जो कहानियाँ पढ़ी है लेकिन उसके कुछ कहानियों का लिखना नहीं हुआ, नोट्स बनाना नहीं हुआ, तो मैंने फिर उस गाइड के अंतर्गत से ही पढ़ा रहा हूँ। तो यह देखते हैं हम रोज़ कहानी से देखेंगे, गैगरीन कहानी से। गैगरीन कहानी का ही दूसरा नाम है रोज़। आगे द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे द्वारा लिखी हुई कहानी है। गैगरीन कहानी का दूसरा नाम है रोज़ और रोज़ कहानी का दूसरा नाम है गैगरीन, याद रखिए। यह कहानी बिंदु को डलहौसी जेल में मई 1931 में लिखी हुई है। यह गैगरीन कहानी जो है यह विथथगा कहानी संग्रह में 1937 में संकलित है। अभी विथथगा कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियाँ यहाँ देखते हैं। इसमें है विथथगा, पगोड़ा वृक्ष, हर सिंगार, हिरिति, रोज़ का ही दूसरा नाम गैगरीन है। यहाँ पर अलकलंक, दुख और तितलिया, मिलन, एकाकी तारा, अमर वल्लरी, कड़िया और शत्रु, यह विथथगा कहानी संग्रह में यह संकलित कहानियाँ हैं। यहाँ पर और एक बात याद रखते हैं हम, जो है पहले संस्करण 1937 में रोज़ नाम से कहानी, यह गैगरीन कहानी 1937 में पहले संस्करण में रोज़ नाम से प्रकाशित हुई थी और उसके 5वें संस्करण 1990 में वे गैगरीन नाम से प्रकाशित हो चुकी थी। अब इस कहानी का कथासार देखेंगे कुछ थोड़ा सा। यह आगे की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं, किस प्रकार इस कहानी में यानी किस प्रकार व्यक्तियों के संबंध जुड़ते हैं टूटते हैं उसकी वह बताया है। ऐसा तो रोज़ होता है, बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं, यानी रोज़ कहानी को या गैगरीन कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका में रखा गया है, याद रखिए। और यह इस कहानी में पहाड़ी परिवेश में जो मालती का पति है वह गैगरीन बीमारी का डॉक्टर है पहाड़ी इलाके में। मय शैली में यानी कथावाचक और लेखक के इसमें मय शैली में लिखी हुई कहानी है, संवादात्मक कहानी है, मध्यवर्गीय मानसिकता को चित्रित करने वाली कहानी है। यह चरित्र प्रधान कहानी है। गैगरीन कहानी चरित्र प्रधान है, याद रखिए। कहानी में नारी जीवन की विवशता का चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से नीरसता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण किया है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकाकीपन को कहानी दर्शाती है। जीवन की एकरसता और व्यर्थता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है, यानी लेखक जो है यानी आगे जो है उसके मालती को शादी के 4 वर्ष बाद मिलता है। विवाह के 2 वर्ष बाद लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी शाप की छाया है जो उसे भी वश में कर रही है। एकल परिवार में बच्चे की स्थिति का चित्रण, यानी जो टीटी है वह रोता जा रहा है, कोई उसको लेने के लिए नहीं है। उसकी माँ मालती जो है कामकाज में लगी है, तो वह एकांत परिवार में या संयुक्त परिवार में बच्चे की स्थिति का चित्रण मिलता है। यहाँ पर पात्र देखते हैं मालती जो है इस कहानी की नायिका भी है। लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन है, यानी मालती लेखक की कौन है तो दूर के रिश्तेदार की बहन है। मध्यवर्गीय स्त्री है। विवाह पूर्व स्वच्छंद, यानी विवाह होने से पहले वो स्वच्छंद थी, चंचल लड़की थी, जो विवाह के उपरांत यानी विवाह हो जाने के बाद वह गंभीर स्त्री हो जाती है। महेश्वर, यानी मालती के पति का नाम महेश्वर है और मालती के बच्चे का नाम टीटी है। टीटी इस कहानी में केवल रोने का काम करता है। कहानी पढ़ी है तो पता होगा आपको। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भूल गया था, पहले ही बताना चाहता था। यह जो सभी कहानियाँ हैं, यह सभी कहानियाँ इसी चैनल पर हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ी हुई है, वीडियो रूप में उपलब्ध है, कभी भी देख सकते हो।
वह लेखक लेखक या कथावाचक है, अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तनों से चिंतन करता है। महेश्वर महेश्वर जो है मालती का पति है, टीटू का पिता है और पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। डॉक्टर किस बीमारी के है तो गैंग्रीन के हैं। एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है। अगला पात्र जो है टीटी। टीटी कौन है? टीटी मालती और महेश्वर का पुत्र है। कहा जाए तो कथावाचक इसके टीटी के मामा लगते हैं और टीटी इस कहानी में रोने का काम करता है, बाकी कोई काम नहीं है टीटी का। अभी यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बातों को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृत में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से यद्यपि वह सारा प्राण बल है उठ नहीं सकता। यानी कोई समझो हमारा हाथ है, काफ़ी दिनों तक हमने कुछ उपयोग ही नहीं किया, कुछ काम ही नहीं किया, वैसे ही पड़ा रहने दिया, तो बहुत दिनों के बाद वह उससे काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा, उसका बल जो है वह ढल जाता है, निकल जाता है। तो उसी प्रकार मालती का जीवन लेखक को दिखने लगता है। यहाँ पर मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत तंतु का डोक तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। अगला कथन है, मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे मिलने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ है। यानी लेखक कहते हैं कि 4 वर्ष पूर्व मैं उसको मिला था तब वह लड़की थी, अब उसकी शादी हुई है, विवाह हुआ है और वह एक बच्चे की माँ है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। यानी वो लेखक जाकर बैठता है लेकिन वह उसको बात नहीं करती, वह अपने घर के ही कामकाज में लगी रहती है। तब लेखक वह सोचते ही मन में यह कथन कहता है। अगला कथन है, अब मैंने देखा उन आँखों में कुछ चित्रित सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जाग कर गतिमान करने की। यहाँ थोड़ा पन्ना कट गया है। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकांत उठाने, ये शायद डबल आ गया है, ये कथन यहाँ पर ही पढ़ा आपने। उसका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह स्वयं उकताए हुए है और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुक्त भी ही रहते हैं। यह महेश्वर के संदर्भ में लेखक का कथन है, कथावाचक का। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, यानी महेश्वर कुछ हंसकर बोले, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आता है, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। यह मालती के संदर्भ में कथन है लेखक का। यानी लेखक उसका मालती का पति महेश्वर जो है वह बोलता है कि वह 2:30 बजे खाना खाने के लिए आता है,
पति 2:30 बजे खाना खाने आता है और फिर मालती जो है उसका खाना हो जाने के बाद लगभग 3 बजे खाना खाती है दोपहर का। रोज़ ही ऐसा होता है, यह मालती कहती है कि रोज़ ही ऐसा होता है और रात में 11 बजे वह सोती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। यानी लेखक को लगता है कि इस घर में जो एकांत की छाया है या आभा है वह लेखक पर भी सवार हो रही है। मैं भी वैसे ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। वैसे हाँ हाँ, जैसे घर जैसे मालती, यानी जैसे घर है, घर में जो मालती है उसी प्रकार। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। आपकी बार उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतिहीन नीरस यंत्रवत वही थके हुए यंत्र से शोर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटार स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापा जाता है, यानी जिस प्रकार मोटर में जो अंतर मापने की जो मशीन होती है वह केवल अंतर मापने का काम करता है, उसी प्रकार यहाँ पर ये मशीन तुल्य ही काम कर रही है मालती। वैसे ही जैसे मोटार स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपनी अंतिम शून्य पद का इतना अंश तय कर दिया। अगला कथन देखते हैं। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना। क्या प्रभाव है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बात सुनती हूँ। यानी वह कहता है कि ऑपरेशन किया, किसी की टांगें तोड़ी, एक की और एक को शहर के अस्पताल में भेज दिया, तो वो कहती है कि यह रोज़ की बातें मैं सुनती हूँ। आप कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। यानी वह कहता है महेश्वर कि वह पहले तो अभी कुछ नहीं प्रयास हो गया है ऑपरेशन करने का। इसको पहले नया नया जब था तब मुझे वह ऑपरेशन वो देखकर नींद ही नहीं आती थी। वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? यानी वह एक पड़ा हुआ अखबार उठाकर पढ़ती है, तो वो लेकर कहता है, मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए। चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। आप कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। यह मालती कथावाचक से कहती है, याद रखिए। इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। यानी जो टीटू गिरता है और रोता है, तब लेखक को मालती कहती कि यह रोज ही गिरता रहता है, रोज ही वह उसको चोट लगती रहती है। माँ माँ युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह रही हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। यह लेखक का कथन है। आगे देखते हैं। सचमुच उस कुटुंब में जो गहरी भयंकर छाया घर पर छाई है, उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में धुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं उस छाया को देख भी लिया। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही, यानी रात की 11 के, तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खटकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फपोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के
कंपन के साथ ही मुँह खो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। यानी लेखक ने दोपहर के 3 बजे थे, तभी लेखक ने सोचा था कि ये रात के 11 बजे खाना खाकर सो जाएगी, तो वह सच में वैसा होता है। आगे की कहानी है कोशिका घटवार, जो शेखर जोशी की कहानी है। कोशिका घटवार यह कहानी संग्रह भी है। यह कोशिका घटवार कहानी संग्रह 1958 में प्रकाशित होता है। और इस कोशिका घटवार कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं यह भी देखेंगे। इसमें है देखो, दाजू कहानी है, उस्ताद है, कवि प्रिया है, बंद दरवाजे खुली खिड़कियाँ हैं, किंकरोम जनार्दन, कोशिका घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभो दीदी और बदबू, यह कहानियाँ है किसमें, कोशिका घटवार कहानी संग्रह में। अभी इस कहानी में देखते हैं कौन कौन से विषय है। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे अनाथ फौजी गुसाई है यहाँ पर। और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। पहाड़ का परिवेश है इसमें। फ्लैशबैक या पूर्वदीप्ति शैली में लिखी हुई कहानी है। सूखे की स्थिति का जिक्र है, यानी अकाल का जिक्र है। पहाड़ के पलायन की समस्या का उल्लेख है यहाँ पर। मिहल व दाड़िम के पेड़ का बारंबार उल्लेख, यानी मिहल व दाड़िम के पेड़ कहाँ पर है, और जो कोशिका गुसाई का घटवार है वहाँ पर वहाँ मिहल के पेड़ है और दाड़िम के भी है। दाड़िम के पेड़ शायद वह मिलता है गुसाई उसको जाकर लक्ष्मी को। इस कहानी में आए हुए स्थान जो है हल्द्वानी है और गंगनाथ है, यह 2 स्थान का नाम आए हैं। अभी यहाँ पर पात्र देखते हैं। पात्रों में गुसाई जो है वह पूर्व सैनिक है। कोसी के किनारे, यानी कोसी जो नदी है उस किनारे घट यानी गेहूँ पीसने की चक्की है, पीसने की व्यवस्था है। हवलदार धर्म सिंह की फौज पैंट देखकर वैसे ही पैंट पहनने की इच्छा फौज में भर्ती होता है, यानी हवलदार धर्म सिंह को देखकर वह फौज में भर्ती होने की इच्छा व्यक्त करता है और फौज में भर्ती हो जाता है गुसाई। किशन सिंह जो है यह सिपाही से, यानी किशन सिंह सिपाही है, किशन सिंह भी सिपाही है और किशन सिंह से लक्ष्मा का विवाह हो जाता है। राम सिंह रमुआ से होने का पता चलता है। लक्ष्मा यह गुसाई की प्रेमिका है। वर्तमान में एक विधवा है और एक पुत्र की माँ है, एक बेटा है, मायके में रहती है और स्वाभिमानी स्त्री है। अभी इस कहानी के कथन देखते हैं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौटा तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैले को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन ही जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वह जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का शोर उसके लिए नहीं। यानी वह कहता है कि कोई किसान की अनाज की थैली लेकर आता है पहाड़ के नदी के उस किनारे से, तो वो वहाँ से ही आवाज़ देकर उसको लौटाता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, मत आइए। फिर वो लौट जाता है। फिर वो कहता है गुसाई कि उसको क्यों लौटा दिया। यदि आता तो वह देखकर, जो भीड़ है अनाज के थैलों की, वह देखकर लौट जाता, लेकिन 2-4 बातें हो जाती, ऐसा वह सोच रहा है। यानी अकेलापन भी इस कहानी में दिखाया गया है। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम। लक्ष्मा के बाप ने कहा था, यानी लक्ष्मा के पिता ने कहा था जब गुसाई की शादी के लिए कहा था गुसाई ने, तब वह कहता है कि फौज में भर्ती था, लेकिन गुसाई के आगे माता पिता नहीं थे, भाई बहन नहीं था। परदेश में यानी बंदूक की नोक संभालने वाले को ऐसे कैसे छोकरी हम दे, यह लक्ष्मा के पिता ने कहा था। अगला कथन है, पिछले वैशाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। यह गुसाई के संदर्भ में लेखक का कथन है। यानी वह 15 साल पहले गांव से गया था फौज में भर्ती हो जाने के बाद।
वह गया था। जाते समय वह उसके बाल काले थे और खिचड़ी बाल यानी जो कुछ सफ़ेद बाल है और कुछ काले बाल है, और वह लौट आया है। यानी वो गुस्सा यानी ब्रेकअप हो जाता है लक्ष्मी के साथ और फिर वह अकेला पड़ जाता है। फिर वो फौज में जाता है, बार बार उसकी छुट्टी आती है लेकिन वो छुट्टी पर गाँव में नहीं आता। गंगानाथ तजू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आंखों में आंसू भर कर लक्ष्मा ने कहा था। जब वह जंगल में मिलते हैं छुट्टी पर आने के बाद लक्ष्मा और गुसाई, तब यह कथन वह कहती है। वैसे वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगानाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। अगला कथन देखते हैं। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर शोर निकलता है। चक्की के पाट पर टक टकराने वाली कांट की चिड़िया का शोर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। जब वह लक्ष्मा जो है यानी गुसाई वहाँ पर चाय रखता है और गुसाई के घर पर लक्ष्मा वह रोटियां बनाती है, और रोटियां बनाते समय जो हाथ के जो कड़े हैं वह कड़े एक दूसरे को लगकर मधुर ध्वनि आती है। और जो चक्की है, चक्की की चिड़ियों की चक्की की जो आवाज़ है वह खसखस खच कच कच खच खच आवाज़ जो है वह तो चलती है। और नीरस हो गया था वही एक आवाज़ सुनकर, और वह कंगन की या हाथ के कड़ों की आवाज़, वह कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े की आवाज़ उसने सुनकर, वह मधुर आवाज़ सुनकर, वह पहली बार इतनी आवाज़ वह मधुर सुन रहा था और पहली बार उसने वह चांदी के कड़ों की कलाई में पहने हुए कड़े की आवाज़ सुनी थी। अगला कथन है। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। यह साला का यानी वह बार बार इस कहानी में जो साला कहता है कौन, गुसाई, यह लक्ष्मा को यह कथन कहता है कि कुछ देने कुछ मदद करने की कोशिश करता है, और लक्ष्मा जो है वह इनकार करती है मदद के लिए। लेकिन फिर से वह जो चक्की के अंदर जाकर वहाँ चक्की पीसता है, वहाँ अनाज है, वहाँ जाकर अपने खुद के चक्की का खुद के थैली का आटा उसके इसमें डाल देता है। दुख तकलीफ के वक्त आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में है, कोई हिसाब पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है। पैसा तो पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। यह गुसाई लक्ष्मा से कहता है। अगला कथन है। गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ जाते। यानी वह लक्ष्मा कहती है जो मदद करने वाला था कुछ पैसे देने के लिए पूछता है, लेकिन वह लेने के लिए इनकार करती है। तब फिर वह कहती है लक्ष्मा गुसाई से कि गंगनाथ दाहिने यानी गंगनाथ जो उसका देवता है या कुछ भगवान है, वह कहती है कि गंगनाथ यदि दाहिने रहे तो भूले बड़े दिन जो है वह निभ जाते हैं। पेट का क्या है, घट के छप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। यह लक्ष्मा गुसाई से कहती है। घर के अंदर कांट की चिड़िया अब भी किट किट आवाज कर रही थी। चक्की का पाटा खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी, और कहीं कोई शोर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध है। यहाँ पर यह अगली कहानी देखते हैं। अमृतसर आ गया, यह भीष्म साहनी की कहानी है। अमृतसर आ गया और अमृतसर आ गया कहानी यह पटरिया कहानी संग्रह में है, और यह 1973 में प्रकाशित पटरिया कहानी संग्रह है। 1973 में, और पटरिया कहानी संग्रह में पटरिया कहानी है। अमृतसर आ गया, ललक नया मकान तस्वीर, मौका परास्त जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक और भगोड़ा। यह जो कहानियाँ है पटरिया कहानी संग्रह में संकलित यह कहानियाँ हैं। अभी यह इस कहानी में देखते हैं कौन कौन से किस शैली में है। यह भी यानी तमस का यानी
थमस नहीं। अमृतसर आ गया, यह कहानी भी मय शैली में लिखित कहानी है। यह भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक यानी भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तब बढ़ती सांप्रदायिकता को चित्रित करती है। और यह एक रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं को व्यक्त करती कहानी है। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयंकरात हो गया, शायद सबको दंगा की आहट हो जाती है। उल्लेखित स्थान, इस कहानी में कौन कौन से स्थान आए हैं? पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरबंसपुरा, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया। यानी हरिबंसपुरा निकल जाने के बाद बाबू को, जो है इस कहानी का मेन पात्र है, उसको लगता है कि अब खतरा टल गया और वह खुद को एक डॉन समझने लगता है। वह हमने ये कहानी देखी है। अब इस कहानी के पात्रों में मुख्य पात्र है कथावाचक या स्वयं लेखक है कथावाचक। लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण, जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदायों के बीच अविश्वास का माहौल है। जैसे इसके पात्रों के बारे में बताने से पूर्व पहले इसके पात्र देखते, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले बताऊंगा और फिर उस पात्र के परिचय में भी होगा। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश था, यह भी है। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। यानी लेखक जो है स्वतंत्रता समारोह, यानी पहली बार भारत स्वतंत्र हुआ था और जो 15 अगस्त को हुआ था, जब वह दिल्ली में जो ध्वजारोहण होने वाला था, स्वतंत्रता संग्राम समारोह होने वाला था, वह देखने के लिए लेखक दिल्ली जाने वाले थे, याद रखिए। अभी यह अगला पात्र है दुबला बाबू। दुबला बाबू काफ़ी अच्छा पात्र है। और लेखक कथावाचक का सहयात्री, लेखक के साथ यह ट्रेन में यात्रा कर रहा है। लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ा, यानी लेखक को दुबला बाबू को पेशावर का है कहते हैं। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जाता है। ट्रेन में जो 3 पठान थे जो हरे कपड़े पहने हुए थे, वह उस दुबले बाबू का मजाक कर रहे थे। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने और उस परिवार को ट्रेन से उतारने पर विवश करने का दंश उसके मन में, यानी जो पठान है, उस पठान को एक यात्री है महिला, जो हिंदू महिला जो है वह आने चाहती है ट्रेन में। जो पठान जो उसके सीने पर लात मारकर उसको निकाल देते बाहर, वह देखकर जो दुबला बाबू है वह एक गुस्सा हो जाता है और उसका बदला वह बाद में लेने की कोशिश करता है और लेता है। अपना इलाका शुरू, यानी हरबंसपुरा निकल जाने के बाद अपना इलाका शुरू होने के बाद भी जो दुबला बाबू है अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मार देता है। डिब्बे के 3 पठान हैं। अभी डिब्बे में 3 पठान हैं। 3 पठानों में पुश्ते में दुबला बाबू से बात करने, यानी जो पुश्तैनी भाषा है उसमें वो बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। इसके बाद अन्य पात्र भी है यहाँ पर। अन्य पात्रों में जो सरदार है, सरदार का काफ़ी हंसमुख स्वभाव के यहाँ पर है। लाम के दिनों में, यानी युद्धों के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे सरदार जी। विनोद प्रिय है, अधिकतर कोई बात कह खी करके हंसता है, यानी कोई बात करके वो हंसता है। पठान और दुबला बाबू को लड़ाने से रोकता है, यानी पठान और दुबले बाबू ये दोनों लड़ते हैं, इसमें से वह रोकता है दोनों को, यानी झगड़ा नहीं करने देता। और एक पात्र है बुढ़िया। बुढ़िया नेक दिल है, ट्रेन से मुसाफिर को उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है और उसे मेरे पास बैठने दो, ऐसा वह कहती है जो बुढ़िया है। भिश्ती दंगे के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है और महज एक बार ही इसका जिक्र है इस कहानी में भिश्ती का। अब इस कहानी के प्रमुख उदाहरण देखेंगे, प्रमुख कथन देखेंगे। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है
हम किसी झूठ-पुट में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झूठ-पुटे में बीत जाना पड़ता है। जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झूठ-पुटा और भी गहराता चला जाता है। उसके बाद है, मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बच जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे। यानी वह कहते कि जब वो मुस्लिम लीग का था, वह जिन्ना साहब वह था, वह पाकिस्तान होने के बाद आप पाकिस्तान में रहेगा या बम्बई में। तो लेखक जवाब देते हैं कि वह बम्बई छोड़कर क्यों जाएगा, पाकिस्तान में ही रहेगा। अगला कथन देखते हैं। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, यानी कुछ लोग जो है अपना घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौम-ए-आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। यानी ऐसा लगता था देश आज़ाद हो जाने के बाद जो भी दंगे थे वह अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस छुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूली सी उड़ रही थी, और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। अगला कथन है, जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। यानी अंदर से कोई यात्री अंदर आ रहा है डिब्बे में, तो वह अंदर बैठे हुए यात्री उसका विरोध करते थे, आने नहीं देते थे। पर एक बार जैसे जैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है। यानी वो फिर अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता, और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है। और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नई है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। यानी वह फिर कोई मुसाफिर नया आ रहा है तो डिब्बे में बैठे हुए यात्री है या मुसाफिर है, वह उसको आने नहीं देते, कहते हैं कि डिब्बे में जगह नहीं है, और फिर वह जैसे तैसे करके घुस जाता है, फिर उस डिब्बे का ही निवासी हो जाता है। उस डिब्बे के माहौल में वह मिलजुल जाता है, और फिर वह अगले स्टेशन पर वही चिल्लाता है कि अंदर मत आओ, डिब्बे में जगह नहीं है। दूसरे मुसाफिरों को, बहुत बुरा किया तुम लोगों ने बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया। यानी वह जो 3 पठान जो उस महिला को नीचे उतार देते हैं, तो उस पर वह कहते हैं। अगला कथन है, शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। यानी वह बाहर दंगा हो रहा है, शहर में आग लगी है और वह देख रहे हैं। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा, दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चला गया। यानी 3 पठान यात्रा कर रहे थे। यह क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनके विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। यानी वह लोग आड़े तिरछे पड़कर सो गए थे। अगली कहानी है चिप की दावत। चिप की दावत कहानी यह भीष्म साहनी की है।
और यह कहानी पहला पाठ नामक कहानी संग्रह में 1957 में प्रकाशित है। पहला पाठ कहानी संग्रह में कुल 15 कहानियाँ संग्रहित है। यह साहनी यानी यह भीष्म साहनी का दूसरा कहानी संग्रह है। कौन सा? पहला पाठ। पहला कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, यानी भीष्म साहनी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो भाग्य रेखा है, याद रखिए। अब इस कहानी में मध्य वर्ग का खोखलापन दिखाई दिया गया है, उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया है। कहानी का नायक शामनाथ है, यानी चीप की दावत कहानी का नायक कौन है? तो शामनाथ है, जिसके चीप उसके घर डिनर पर आने वाले हैं। इस दौरान अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उसकी खुशामद करने लगता है। यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण, यानी प्रेमचंद की जो बूढ़ी काकी कहानी, इसका अगला चरण है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं, बल्कि अप्रस्तुत योग्य होने की है। यानी बूढ़ी काकी कहानी में जो वृद्ध है वहाँ पर जो भूखे रहने की समस्या है, लेकिन इस कहानी में अप्रस्तुत यानी जो चीप आ रही है उसके सामने अपमानजनक समझता है, अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है। किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके फुलवारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, तो वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। यही इस कहानी की सार्थकता है। अभी इस कहानी के पात्र देखते हैं। इस कहानी के पात्रों में शामनाथ महत्वपूर्ण है। शामनाथ मध्यवर्गीय पात्र है, जो नौकरी पेशा व्यक्ति जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत करता है। यानी यह वास्तविकता है कि जो मध्यवर्ग जीवन परिवार का व्यक्ति है वह दिखावा ज़्यादा करता है। पदोन्नति पाने के लिए चीप को प्रसन्न करना चाहता है, बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है और उसी से अपनी स्वार्थ सिद्धि भी करता है। अभी अगला पात्र है बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ शामनाथ की माँ है, जो निरक्षर है, विधवा माँ है, जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय यानी ममता का हृदय है। पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है माँ। शामनाथ की माँ अपने ही घर में दोयम दर्जे की चीज़ है, खड़ाऊ पहनती है और बीमारी की वजह से खर्राटे लेती है, जिससे आधुनिक पीढ़ी के शामनाथ को चिढ़ आती है। चिप से मिलने पर सकुचाती है ताकि उसका बेटा बुरा न माने। बेटे की तरक्की के लिए कमज़ोर आंखें होने के बावजूद खुशी खुशी फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। फुलकारी पंजाब के गाँवों की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है, यानी फुलकारी एक पंजाब के गाँवों की एक जो दस्तकारी हाथ से बुनी हुई चीज़ का एक सुंदर रूप है। चिप कौन है? चिप जो है वह शामनाथ का बॉस है, जिसकी वह खुशामद करता है। कौन? शामनाथ। संशांत परंतु सहज शामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार से मिलता है, यानी वह शामनाथ की माँ से वह प्यार से मिलता है चिप। बकौल चिप उसे गांव के लोग बहुत पसंद है। शामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है। कौन? यह चिप। हरियाणी माँ हरिया, ऐसा वह शामनाथ की माँ गीत सुनाती है। अभी अन्य पात्रों में है शामनाथ की धर्मपत्नी। इसमें भी दिखावटीपन का बोध है, यानी शामनाथ की धर्मपत्नी है वह भी दिखावटीपन दिखाती है। पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल है। चिप की पत्नी अन्य देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी, यानी चिप की पत्नी या अन्य देशी स्त्रियाँ थी वह शामनाथ की पत्नी की आराधना का केंद्र रह गई थी। अभी इस कहानी के विशेष में देखते हैं। बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है, परंतु पुत्र की खुशामदी के लिए जैसा वह कहता है वैसा करती है। देशी स्त्रियाँ उठ पर खूब हंसती है। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है वह इस कहानी के केंद्र में है, यानी जो यह वृद्ध विमर्श पर आधारित भी यह कहानी है। आधुनिक परिवार में वृद्ध लोगों की या वृद्ध व्यक्ति की किस प्रकार स्थिति है यह दिखाती है। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यवर्गीय व्यक्ति
प्रदर्शन प्रिय हो गया, यानी आधुनिकता को दिखाने के चाह में या आधुनिकता को ज़्यादा अपनाने के चाह में उसने मध्यवर्गीय व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो जाता है। चिप की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। माँ का विशाल विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व भी कहानी में स्पष्ट दिखाई देता है। अब इस कहानी के कथन देखते हैं। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया जाने लगा, यानी चिप आ रहा है। इसके लिए जो शामनाथ और शामनाथ की पत्नी है वह कहती है कि जो घर का पुराना सामान है वह अलमारियों के पीछे पलंग के नीचे छुपा दिया गया। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा, यानी सभी घर का पुराना सामान इधर उधर छुपाया जा रहा है। तभी वह शामनाथ के मन में सवाल उत्पन्न होता है कि माँ का क्या होगा, क्योंकि माँ भी एक पुरानी वस्तु समझता है शामनाथ। जो वहाँ सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी। तो फिर पत्नी कहती है शामनाथ की, तो वह तो आप सो जाएगी। फिर शामनाथ कहता है कि वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी और उसकी खर्राटों की आवाज़ चिप ने सुनी, तो क्या होगा। अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। यानी वो शामनाथ की पत्नी कहती कि अच्छा खासा वह शामनाथ की माँ भाई के पास जा रही थी तो तुमने वहाँ पर रोक दिया। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वहाँ खटाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खटाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। यानी शामनाथ कहता है कि यदि तुम मेहमानों के पास आ गई तो बिना ऐसे नंगे पैर नहीं आना, कुछ तो पाँव में पहन कर आना चप्पल, और जो खड़ाऊ चप्पल है वह पहनकर मत आना। ऐसा वह शामनाथ कहता है। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीप सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वही बैठी रही। यानी वो माँ सोचती है शाम 7 बजे रात होने वाली है, शाम हो गई है, रात हो जाएगी, चिप आएगी तो मैं क्या करूँगी। तो वह कहती है कि जो पिछवाड़े में जो विधवा सहेली है उसकी, तो उसके पास जाना चाहती है, लेकिन उसके बेटे ने शामनाथ ने मना किया है। तो वह घर के पिछवाड़े में जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है टांगे लटकाते हुए। शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहेगी कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। वह जो हरिद्वार जाने की बात करती है तब वह कहता है, नहीं बेटा, नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के लिए बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम कुछ हरिद्वार भेज दो, ऐसा वह कहती है। और वो इसके बाद ये ऊपर का कथन, शामनाथ को क्रोध बढ़ने लगा। ये तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। यानी वो साहब को फुलकारी पसंद आती है और साहब ने, तुम चली जाओगी तो साहब को फुलकारी बनाकर कौन देगा। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। यानी वो माँ चिप से शामनाथ से कहती है, माँ तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं सांप खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। यानी सांप खुश होगा तो शामनाथ को प्रमोशन मिलेगा। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूँ बेटा, कैसे बन पड़ेगा। जैसे यानी माँ कहती है कि जैसे बनेगी वैसे मैं बना दूंगी। अगली कहानी है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया यह कहानी कृष्णा सोबती की है और यह सर्वप्रथम सिक्का बदल गया कहानी 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह बादलों के घेरे कहानी संग्रह में प्रकाशित है। बादलों के घेरे जो 1980 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। बादलों के घेरों कहानी संग्रह में कुल 24 कहानियाँ प्रकाशित है। अब और वह 24 कहानियाँ कौन सी है देखेंगे यहाँ पर। उन 24 कहानियों में कुछ नहीं यह एक है। दो रो दो बाहे दो पहरी सांझ, सिक्का बदल गया,
मेरी माँ कहाँ, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। दादी अम्मा बदली बरस गई, गुलाब जल गटेरिया। एक दिन जिगरा की बात, न गुल था न चमन था। दोपहरी सांझ पहाड़ों के साये तले, कलगी, लामा, नफीसा और कामदार भीकमलाल। यह भी कहानियाँ, यह कुल 24 कहानियाँ इसमें संग्रहित है। इस कहानी के कथासार में देखेंगे, यह भी विभाजन के आधार पर है। यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है, जहां शाहानी शादी के बाद आई थी, उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा है विभाजन होने के बाद। कोई भी लड़की मदद नहीं करता। यहाँ एक की वह शेरा भी नहीं जिसे उसको छोटी उम्र ने बच्चों की तरह पाला है। सब ध्यान शाहानी की संपत्ति पर रखते हैं, यानी सभी शाहानी की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, लेकिन शाहानी को कोई नहीं रोकता। शाहानी चनाब नदी में, यानी इस चनाब नदी का उल्लेख आया इस कहानी में, और शाहानी चनाब नदी में नहाकर अपने घर जाती है। वहाँ उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं। सभी चाहते हैं कि शाहानी यह जगह छोड़ दे। अब इस कहानी के पात्रों में प्रथम जो है वह शाहानी पात्र है। शाहानी जमींदार है और शाहजी की पत्नी है। शाहजी की मृत्यु हो चुकी है विभाजन के कारण, जिन्हें विस्थापित होना पड़ा है। किसको? शाहानी को। सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप में चली जाती है। शेरा जो है यह हुसैन का पति है, और शाहानी ने उसको एक बेटे की तरह पाला था, और वह हुसैन का पति है, और वही उसको मारने के लिए उठता है। शाहानी का कामगार है। अपनी माँ के मरने के बाद शाहानी के यहाँ पला बड़ा है। सांप्रदायिक भावना से भरकर शाहानी को मारने की सोचता है, पर मार नहीं पाता। अन्य पात्रों में हसेना यह शेरा की पत्नी है। शाहजी शाहानी के पति है, जो जमींदार है और मर गए हैं। फिरोज शाहानी को मारने के लिए शेरा को भड़काने वाला है। यानी इस कहानी में शाहानी की मारने के लिए शेरा को कौन भड़काता है? तो फिरोज भड़काता है, याद रखिए। जैना शेरा की माँ है, जो मर गई थी जब शेरा छोटा था तब। अभी नवाब बीबी है। अन्य पात्रों में है नवाब बीबी है, बेगू पटवारी है, जोलदार है, दाऊद खान इंस्पेक्टर है, इस्माइल है, रसूली है। यानी इस दाऊद खान इंस्पेक्टर के पत्नी को मुंह दिखाई में शाहानी जो है वह कान के कर्णफूल देती है, झुमके देती है, याद रखिए। अब इस कहानी के थोड़ा कथन देखते हैं, प्रमुख कथन। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहानी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया में इसी नदी किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली, यानी उसके पढ़ा लिखा एक लड़का था, वह भी अब नहीं है। अब वह शाहानी जो है अकेली है, कि लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वह सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेत से होती घर आई। यानी किस खेतों से होते हुए घर आई? तो बाजरे के खेत से होते हुए वह घर तरफ आई, जो उसकी शाहजी की ही वह सब कुछ ज़मीन जायदाद थी। अब लोग वह लूट रहे हैं। ये शाहजी की ही आसमिया है। आसमिया यानी जो शाहजी की यह आशीर्वाद कहेंगे। शाहजी ने नज़र उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही है। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई ज़मीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल ज़मीन तो सोना उगलाती है। यानी साल में 3 ज़मीन आती है, 3 फसलें आती है। शाहानी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर, आंसुओं की भंवर में
न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस घर की रानी और यह मेरे ही अंत पर चले हुए अन्न पर पले हुए है। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, शाहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी। जिस घर एक दिन वह रानी बनकर यानी जिस दिन यानी शान से इस घर से बाहर जाएगी, रोते हुए नहीं जाएगी यह घर से। जिस दिन इस घर में वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी, अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शाहानी ने दुपट्टे से आंख पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। जिसकी तुलना हो सकती थी उसके वह करती है। साथ खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदला, सिक्का बदल गया, ऐसा वह कहती है। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहानी अपने को खींच रही थी। गांव वाले के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहानी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहानी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। आशीष यानी दुआ। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब ताहनु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे, यह अंतिम आशीर्वाद देती है। वह छोटा सा जनसमूह दिया, जरा भी दिल में मैल नहीं शाहानी के, और अब शाहानी को नहीं रखा सके। और रात को शाहानी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन में सोचा, राज पलट गया है, सिक्का बदलेगा। यह तो मैं वही छोड़ आई हूँ, यानी सिक्का मैं वही छोड़ आई हूँ। अब यहाँ पर अगली कहानी है, वह है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। वह हरिशंकर परसाई की कहानी है। आज की वीडियो में हम पूरी कहानियाँ समाप्त करेंगे। कुछ थोड़ी ही कहानियाँ बची थी, वह सब कुछ हमने पहले देखा था। यह ठिठुरता हुआ गणतंत्र में जो 1970 में प्रकाशित है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में कहानियाँ हैं, वह कहानियाँ देखेंगे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कर कमल हो गए, वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई। सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता। यह हरिशंकर परसाई की कहानियाँ हैं। अब इस कहानी के पात्रों में नहीं, और भी कहानियाँ हैं इसमें। मुकड़ा क्यों देखे फोटो में, सबनेटी की कथा, फोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीभ कट के नाम, एक काना एक अंचकताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांड अभी तक नहीं आई, तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन और 5 लोक कथाएं। इस कहानी के पात्रों में माता दीन यह प्रसिद्ध पात्र है। माता दीन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, जो माता दीन पुलिस प्रशासन में एमडी के पद पर है। पृथ्वी से चांद पर सहकार के रूप में जाता है, यानी पृथ्वी से चांद पर जाता है। वो चांद की पुलिस को सुधारने के लिए, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए जाता है। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग्य किया गया है। अगला पात्र है कोतवाल। कोतवाल चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है, यानी कोतवाल यह चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। अन्य पात्रों में अब्दुल गफूर यह मुंशी है भारतीय पुलिस में। बलभद्र यह हवलदार है, और राम सजीवन यह हवलदार है। राम सजीवन भी हवलदार है। अभी इस कथा सार जो है यह एक व्यंग्य कथा है। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य है। निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग्य है। पुलिस द्वारा विज्ञापन एवं वैज्ञानिकों के नकारे पर व्यंग्य है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर भी यहाँ पर व्यंग्य दिखाई देता है। अभी इस कहानी के उदाहरण देखेंगे। वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यो हमारी सभ्यता, यानी जो माता दीन जो है वह चांद सरकार को
भारतीय सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए गया था और वो चांद सरकार ने भारतीय सरकार को लिखा, भारत सरकार को लिखा था, यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में अपर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होते, यह चांद प्रशासन कहता है। आपके यहाँ रामराज है, यानी आपके यहाँ रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर सके, यह चांद पुलिस लिखती है भारत पुलिस को। सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालन कर दूंगा, यानी यह कौन कहता है? माता दिन कहता है। आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे ज़रूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है। सवाल यह है किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किसी पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह आपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर लोग सब सज़ा दिलाने पर अन्य लोग जो है वह खुश होंगे? एक मुहावरा है, ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। यानी वह चांद प्रशासन को या चांद पुलिस को कहता है कि सब कोई रोके तो कह देना कि सब ऊपर से हो रहा है। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। अभी यहाँ पर पिता कहानी यह हमने लिख कर देखी है, जो लिखे हुए नोट्स थे उसमें देखी थी। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह जो PDF है मैं तुरंत ही व्हाट्सएप समूह पर, टेलीग्राम समूह पर भेज दूंगा। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।